मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंतर्गत जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा सम आयनन विलायक तथा विषम आयनन विलायक। देन पढ़ेंगे हम इसी में ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे अदर टॉपिक्स जो रहेंगे उनको मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। विलायकों में संपन्न की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आइए सबसे पहले हम जो हमारा नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, सम आयनन विलायक तथा विषम आयनन विलायक क्या होते हैं और इनके विलायकन से विलय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि यदि किसी विलायक, ध्यान दें, और उसमें विलय, विलायक तो वो होता है जो उसको घोलता है और विलय वो होता है जो उसमें घुल जाता है, सॉल्युबल होता है। विलय पदार्थ की अगर आप उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में अगर बहुत अधिक अंतर हो तो कई स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसों की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी रहेगी, बराबर से हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, अगर वाटर की प्रोटॉन देने की जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, अर्थात हम उसे दूसरे शब्दों में कहें कि जो एसिडिक उसकी स्ट्रेंथ है, ये समस्त अम्ल लगभग पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे। आप दोबारा दोबारा समझें, जो उदाहरण के माध्यम से मैं दोबारा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि जो जल है, जल की जो प्रोटॉन देने की सामर्थ्य है, अर्थात हमें दूसरे शब्दों में कहें कि जो अम्लीय सामर्थ्य है, जैसे देखें आप HClO4 है, HNO3 है, HCl है, आदि की तुलना में कैसी होती है, अत्यंत कम होती है। और आप देखें कि जो ये अम्ल हैं, कौन से, HClO4, HNO3, HCl, अम्लों के जलीय विलयनों में ये समस्त अम्ल क्या होंगे, पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में रहते हैं। अर्थात हम इनको क्या कह सकते हैं कि जलीय माध्यम में भी ये सभी अम्ल अत्यंत प्रबल और लगभग समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं, सो होते हैं। देखिए, ये आपके जलीय विलयन के साथ इनकी रिएक्शंस समझाई गई है। HClO4 है, H2O के साथ रिएक्शन किया, ClO4 माइनस आयनित के रूप में, और H3O प्लस ये भी हाइड्रोनियम आयन के रूप में विभाजित हुआ है। इसी प्रकार से आप HNO3 के H2O माध्यम में रिएक्शन देखेंगे तो ये भी पूर्ण रूप से आयनित हो गया है, और HCl भी H2O के साथ अर्थात जलीय माध्यम में भी पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में रहते हैं। क्लियर। अब हम इसी में पढ़ते हैं, चूंकि ये जो अम्ल सामर्थ्य में अंतर है, आप देखें सबसे अधिक किसकी है, HClO4, उसके बाद HNO3 और लास्ट में HCl। जो अंतर होने के बावजूद भी अम्लीय माध्यम में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी आपको शो होगी, समान प्रतीत होगी। और इन अम्लों के लिए जल एक किसका कार्य करेगा, सम आयनन विलायक या कहें लेवलिंग सॉल्वेंट्स का वो कार्य करेगा। कौन, वाटर। इसी प्रकार से आप अन्य देखें, NaH को देख लीजिए, NaNH2 को देख लीजिए, NaOC2H5 को देख लीजिए। ये सारे क्या है, आपके अत्यंत प्रबल प्रोटॉन ग्राही हैं, और इनकी तुलना में जल की प्रोटॉन ग्राही प्रवृत्ति कैसी होगी, नगण्य होगी। किनकी तुलना में, जो अभी मैंने आपको बताया था, NaH, NaNH2, NaOC2H5, इनकी तुलना में। और जलीय विलयन में ये लगभग कैसे होंगे, पूर्ण रूप से क्रिया करके सॉल्वेंट क्या करेंगे, ऋणायन OH आयन मुक्त करते हैं। आप देखिए NaH को देखिए, सबसे पहले H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, Na प्लस आयनित, OH ऋणायन और H2। और इसी प्रकार से NaNH2 को देख लीजिए, ये भी इस प्रकार से OH माइनस आयन मुक्त करेंगे। और लास्ट NaOC2H5, ये भी जलीय माध्यम में OH माइनस ऋणायन मुक्त कर रहे हैं। अब इनकी सामर्थ्य पे देखें,
इन जो क्षार की सामर्थ्य में अंतर है, सबसे अधिक NaH, उसके बाद NaNH2 और सबसे अंत में NaOC2H5। अब इनकी सामर्थ्य में अंतर होने के बावजूद भी, जैसा कि हमने HClO4 HNO3 HCl में देखा, जलीय माध्यम में समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं और इन क्षारों के साथ के लिए भी जल एक कैसे सॉल्वेंट का कार्य करेगा, लेबलिंग सॉल्वेंट के रूप में कार्य करेगा। अब आप देखें, उन विलायकों को लेबलिंग सॉल्वेंट्स कहा जाता है या सम आयनन विलायक कहा जाता है जिनमें भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल अथवा क्षार लगभग समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उन विलायकों को सम आयनन विलायक कहेंगे जिनकी जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट है, चाहे एसिड हो या बेस हो, लेकिन वो कैसे प्रतीत होंगे, आपको समान सामर्थ्य वाले प्रतीत होते हैं। वो विलायक लेबलिंग सॉल्वेंट्स या सम आयनन विलायक कहलाएंगे। अब इसके विपरीत देखें, यदि विलायक, ये तो सम आयनन की बात की हमने, अब इसके आप ठीक विपरीत देख लीजिए, यदि विलायक तथा विलेय पदार्थ की प्रोटॉन दाता अथवा प्रोटॉन ग्राही प्रवृत्ति में अधिक अंतर नहीं हो तो उस विलायक में विभिन्न अम्लों और क्षारों की सामर्थ्य को भिन्न भिन्न ही प्रतीत किया जा सकता है। ध्यान दें, अगर उनमें अधिक अंतर नहीं है, किसमें, प्रोटॉन दाता ग्रहण करने की नेचर में, तो वो विलायक भिन्न 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 अम्लों की तथा क्षारों की सामर्थ्य को कैसा शो करते हैं, भिन्न भिन्न ही प्रतीत करेंगे, जबकि सम आयनन में समान रूप से प्रतीत होती है। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहां देखिए, एसिटिक अम्ल जल की तुलना में काफी प्रबल अम्ल है। कौन? एसिटिक अम्ल। और इसकी HClO4 HNO3 HCl आदि आदि अम्ल सामर्थ्य में कम अंतर है। अब आप देखिए, एसिटिक अम्ल विलायक में HClO4 HNO3 और HCl की जो सामर्थ्य है वो भिन्न भिन्न ही प्रतीत होती है और इन अम्लों के लिए एसिटिक अम्ल एक डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है, अर्थात विषम आयनन विलायक है एसिटिक अम्ल। इन अम्लों के लिए कौन कौन से, जो अभी मैंने आपको बताया, HClO4 HNO3 HCl। इसी प्रकार से आप द्रव अमोनिया ले लीजिए। द्रव अमोनिया भी क्या करेगा, द्रव अमोनिया भी जल की तुलना में काफी अधिक प्रबल क्षारीय पदार्थ है और अमोनिया तथा NaH NaNH2 NaOC2H5 आदि क्षार सामर्थ्य में अधिक अंतर नहीं है। इस कारण से क्या होगा, जो द्रव अमोनिया सॉल्वेंट है, द्रव अमोनिया सॉल्वेंट में NaH NaNH2 NaOC2H5 की जो सामर्थ्य है, अर्थात क्षार सामर्थ्य है, वो भिन्न भिन्न ही प्रतीत होती है। अब हम देखें कि इन अम्लों के लिए द्रव अमोनिया एक विषम आयनन सॉल्वेंट है, डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट है। तो यहाँ भी डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट के लिए एक डेफिनेशन होगी और उस डेफिनेशन को आप ध्यान रखें। क्या डेफिनेशन होगी? उन विलायकों को विषम आयनन विलायक कहा जाता है। किनको? जिनमें भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले अम्ल अथवा क्षार भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले ही रहें। क्लियर? जो डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट है उनको हम इस प्रकार से पहचानते हैं कि उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के रूप में ही शो होते हैं, तो वो डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी एसिड और बेस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ में शो नहीं होते हैं, अर्थात इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ में शो होते हैं, तो आपके वो सम आयनन है। और इसके ठीक विपरीत विषम आयनन या डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट कहलाते हैं। क्लियर? ये आपकी सम आयनन विलायक और विषम आयनन विलायक की परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से अपन ने समझा। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, आप देखें। वाटर आपका क्या होगा, शीघ्रता से अपचयित होकर हाइड्रोजन मुक्त करता है, यह आप सब अच्छे से जानते हैं। और अमोनिया, अमोनिया क्या करता है, शीघ्रता से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन मुक्त करती है। अब आप देखें,
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनका उपयोग यदि जलीय माध्यम में किया गया हो तो वो किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा जल को अपचयित कर देंगे। ध्यान दें, एक बार पुनः मैं आपको इस लाइन को समझाता हूं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट से ऊपर आते हैं तो क्या होगा, उनका उपयोग और कौन से माध्यम में करें, यदि जलीय माध्यम में किया गया हो तो वो किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा जल को अपचयित कर देंगे। और इसी प्रकार द्रव अमोनिया में किसी ऐसे ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नाइट्रोजन से नीचे आता हो, वहां तो हाइड्रोजन से ऊपर हो और यहां नाइट्रोजन से नीचे आता हो, तो वह किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा जो विलायक अमोनिया है, विलायक अमोनिया को ही ऑक्सीकृत करने लगेगा। ध्यान दें, लेकिन वो नाइट्रोजन से नीचे होना चाहिए। और विलायक की प्रकृति किसी ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन के प्रोडक्ट की नेचर को भी प्रभावित करती है। ये बात भी ध्यान रखें, जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो नेचर है वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग और जो रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं उनके प्रोडक्ट्स की नेचर को भी अफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। तो ये आपका ऑक्सीकारक तथा अपचयक का गुण था और इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कब तो अपचयित होगा और कब ऑक्सीकृत होगा, और उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है, अब इन दोनों गुणों के अतिरिक्त विलायक की प्रकृति किसी पदार्थ की विलेयता को भी प्रभावित करती है। कौन कौन से दो गुण थे, एक तो समायनन तथा विषमायनन विलायक का था, दूसरा ऑक्सीकारक तथा अपचयित ऑक्सीकारक तथा अपचयक कैरेक्टर था। और इन दोनों के अतिरिक्त एडिशनल जो विलायक की प्रकृति किसी पदार्थ की विलेयता को प्रभावित करती है, और किसी विलायक के अणु यदि विलेय पदार्थों के अणुओं से क्रिया करेंगे, ध्यान दें, यदि किसी विलायक के अणु, किसके अणु, विलायक के विलेय पदार्थ के अणुओं से क्रिया करेंगे तो नेचुरल रूप से उनकी विलेयता में वृद्धि हो जाएगी। दोनों के अणुओं के मध्य अगर रिएक्शन हो रही है तो उनकी विलेयता में वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप देखें, आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ये अमोनिया, यदि ये गैसें जल में विलयशील हैं, क्यों विलयशील हैं, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके विलयशील पदार्थ बनाती हैं। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और H2CO3 के रूप में बनाती हैं विलयशील के पदार्थ, और SO2 और H2SO3 बना रही हैं, NH3 और H2O NH4OH बना रही हैं। तो ये गैसें जल में कैसी हैं, विलयशील है, और ये क्रिया करके विलयशील पदार्थ ही बना रही हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो बिंदु रहेगा उसके उन केमिकल रिएक्शंस के कुछ बिंदुओं को हम आज पढ़ पाएंगे। उसमें स्टार्टिंग हमारा टॉपिक है विलायकों में संपन्न की जा सकने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, या हम कहें केमिकल रिएक्शंस विच कैन बी कैरिड आउट इन सॉल्वेंट्स। अब आप देखें, आयनीकारक विलायकों में निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न करवाई जा सकती हैं, और उसमें हम जो पहली अभिक्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और वो क्या है, आपकी अम्ल क्षार अभिक्रियाएं अथवा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं अथवा लवणों का बनना। ये तीनों के नामों के द्वारा इसको जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और साल्ट फॉर्मेशन। अब देखिए, इन अभिक्रियाओं में क्या होगा कि इन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा विलायक बनाते हैं। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा है, आयनिक विलायकों में स्वतः आयनन की क्रिया द्वारा विलायक अणुओं के धनायन एवं ऋणायन बनते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझें, H2O और H2O, ये क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन बना रहे हैं। इसी प्रकार से NH3 और NH3 अमोनियम बना रहा है, NH4 प्लस और NH2 माइनस बना रहा है। इसी प्रकार से HF और H2F2 बना रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखें तो इस प्रकार से SO2 और SO2 भी आपस में रिएक्शन करके लवण और विलायक
बनाते हैं। अब जो एसिड बेस के रेफरेंस में जो सिंस 1928 में दी गई केडी एवं एलसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पदार्थ विलायक के धनायनों की सांद्रता बढ़ाएं वो तो क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। किसकी सांद्रता बढ़ाएं? विलायक के धनायनों की कंसंट्रेशन बढ़ाएं। और इसके ठीक विपरीत देखें, जबकि विलायक के ऋणायनों की सांद्रता बढ़ाने वाले पदार्थ क्षारीय पदार्थ कहलाएंगे। अगर विलायक के धनायन की सांद्रता बढ़ रही है तो अम्ल कहलाएगा, और ऋणायन की सांद्रता बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है वो क्षारीय पदार्थ कहलाएंगे। जैसे देखें, जल में HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार। क्यों? क्योंकि ये दोनों जल में घुलकर जल के धनायनों तथा जल के ऋणायनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं। आप देखें, HCl H2O के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बना रहा है और Cl माइनस। इसी प्रकार से NaOH जल के साथ रिएक्शन करके Na प्लस और OH माइनस बना रहा है। तो ये और दोनों ही परस्पर अभिक्रियाएं अर्थात उदासीनीकरण की क्रिया में लवण और विलायक के अणु बनते हैं। आप देखें, HCl और NaOH दोनों रिएक्शन कर रहे हैं एक्वस माध्यम में, तो Na प्लस और NaCl ये दोनों तो क्या है? लवण है। अभी आयन के रूप में Na प्लस और Cl माइनस, लेकिन इन दोनों को मिला के एक लवण है। और H2O क्या है? एक सॉल्वेंट का निर्माण भी कर रहे हैं। इसे इस प्रकार भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि विलायक के धनायन और विलायक के ऋणायन मिलकर विलायक के उदासीन अणु बनाएं। देखिए, हाइड्रोनियम आयन और OH हाइड्रोक्सिल आयन दोनों मिलकर के और विलायक का उदासीन अणु बना रहे हैं H2O। इसी प्रकार द्रव अमोनिया विलायक में जो अमोनियम लवण है, अमोनियम लवण अम्ल और एमाइड लवण क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, और दोनों की उदासीनीकरण की अपक्रिया को आप देखेंगे तो NH4Cl माइनस, NH4 प्लस है, Cl माइनस है, तो ये अम्ल के रूप में कार्य करेगा। और KNH2 ये एमाइड है, इसलिए ये क्षार के रूप में कार्य कर रहा है। और जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो KCl के रूप में तो लवण मिल रहा है और NH3 के रूप में आपको सॉल्वेंट या विलायक मिल रहा है। तो आपने विलायकों की जो संपन्न की जा सकने वाली रिएक्शंस में से हमने जो आयनीकरण विलायकों में पहली रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, और वो पहली रिएक्शन का किस नाम से जानी जाती है? अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं अथवा लवणों का बनना। और उसको विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। और इसके साथ ही हमने 3 अन्य बिंदु, जिसमें समायनन विलायक तथा विषमायनन विलायक, ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण, और इन दोनों के अतिरिक्त भी हमने विलायक की प्रकृति को प्रभावित करने वाले विलेयता को प्रभावित किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया।